हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा। बच्चों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब 4 मार्क्स आपके पक्के हैं। सो ये ऑल्टरनेटिंग करंट। बच्चों, छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। इस टॉपिक का पूरा रिवीजन करेंगे। इस पूरे वीडियो को जो बच्चा एंड तक देखेगा डेफिनेटली कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आएगा। और कोशिश करना कि आप अगर शॉर्ट नोट्स बना सको, जो जो मैं बोलता जाऊं बच्चों उनको लिखना है आप लोगों को ना। और इस वीडियो को देखने के बाद कोशिश करनी है कि जैसे आप किसी और को एक्सप्लेन कर रहे हो इस तरीके से इसकी कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने की एक बार कोशिश करना। जो जो डाउट आपके दिमाग में आ सकते हैं उनको खुद से ही आंसर करने की कोशिश करना। बच्चों, डेफिनेटली आप लोग इस टॉपिक को अच्छा करके इंप्रूव करके जाओगे इस वीडियो के बाद। बहुत ही छोटा सा वीडियो बच्चों, ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा, स्पीड अच्छी रखूंगा और सारे के सारे फॉर्मुला रिवाइज करवाऊंगा। सो ऑल्टरनेटिंग करंट फॉर जेईई मेन 2025 बच्चों, हम फॉर्मुला रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए बच्चों, जो जो टॉपिक मैं कवर करूंगा बता दे रहा हूं मैं आपको। सारे के सारे टॉपिक मैंने टच किए हैं यहाँ पे। आरएमएस, एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड द करंट, एवरेज पावर एंड द पावर फैक्टर क्या होता है, सर्किट सॉल्विंग टेक्निक क्या होती है बच्चों, इंडक्टर लगा रखा हो सर्किट में तब कैसे काम करेगा बच्चों, आरएल सर्किट जो ए सीरीज एसी सर्किट होते हैं, आरएलसी सीरीज एसी सर्किट जो होते हैं, रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है और ट्रांसफार्मर। बच्चों, ये सारे के सारे टॉपिक मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। चलिए बच्चों, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आरएमएस और एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट और वोल्टेज जो होती है बच्चों, वो क्या होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि अल्टरनेटिंग करंट में जो वोल्टेज होता है बच्चों, वो कुछ इस तरीके से होता है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट जो होता है बच्चों, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस का फाई। हमें हमेशा, अगर मैंने यहाँ पे साइन ओमेगा टी लिखा है तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस का फाई कंसिडर करके चलना पड़ेगा। ये जो फाई होता है ना बच्चों, ये फेज डिफरेंस कहलाता है वोल्टेज और करंट के बीच में। ठीक है, इसे फेज डिफरेंस बोलते हैं, लेके चलना पड़ेगा। अगर नहीं है तो अच्छी बात है, जीरो हो जाएगा फाई का वैल्यू। अगर फेज डिफरेंस है तो बच्चों फिर हमें उसको कंसिडर करके चलना पड़ेगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि बच्चों किसी भी फंक्शन की जो आरएमएस वैल्यू होती है ना बच्चों, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, उस फंक्शन का पहले करते हैं बच्चों हम स्क्वायर। जो टाइम का फंक्शन दे रखा होता है ना उसका करते हैं स्क्वायर, उसको टाइम के साथ करते हैं इंटीग्रेट, और फिर उसको बच्चों डेल्टा टी से करते हैं डिवाइड और उसका रूट ले लेते हैं। ये तरीका होता है बच्चों आरएमएस वैल्यू किसी भी फंक्शन की फाइंड करने का। कोई फंक्शन टाइम का दे रखा है, आरएमएस वैल्यू फाइंड करने का ये वाला फॉर्मूला होता है। क्योंकि आप लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि कोई और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो और उसमें आरएमएस वैल्यू आपको नए सिरे से कैलकुलेट करनी है, तो कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है। किसी भी फंक्शन की जो एवरेज वैल्यू होती है ना बच्चों, उसको फाइंड करने का तरीका ये होता है, उस फंक्शन का सिर्फ इंटीग्रेशन कर दो टाइम के साथ और डेल्टा टी से डिवाइड कर दो। ये एवरेज वैल्यू फाइंड करने का तरीका होता है। क्या ये दोनों चीजें आपको समझ में आई बच्चों? एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू फाइंड करने के दोनों तरीके क्लियर है? ओके। ये बच्चों ये वही वीडियोस हैं जो मैं अपने जो थ्योरी रिवीजन के लिए मैं अपने क्रैश कोर्स में यूज करूंगा। तो क्रैश कोर्स फर्स्ट फेब से स्टार्ट हो रहा है। सारे टॉपिक से बच्चों इसी तरीके से क्रिस्प रिवीजन कराने के बाद उन पर प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि हाँ, अब जैसे जल्दबाजी में मैं इसमें इसको जल्दी जल्दी फॉर्मुला रिवाइज कर रहा हूँ, अगर कोई डाउट इसमें रह जाएगा तो बच्चों वो जब मैं लाइव आऊंगा ना उस हमारे क्रैश कोर्स के अंदर, तब मैं उन चीजों को मतलब क्लियर करने के बाद प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। फिर उसमें मॉक टेस्ट होगा आपका उसी टॉपिक पे, एंड देन फुल सिलेबस टेस्ट होंगे बच्चों आपके संडेज को। इस तरीके से हम क्रैश कोर्स में सारी प्रिपरेशन करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सारे टॉपिक्स को इस तरीके से रिवाइज करके जाएं, डू ज्वाइन आवर क्रैश कोर्स, जो कि हमारा ऐप पे स्टार्ट होने वाला है 1 फेब से 18 जनवरी तक। उसमें एक अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। आपको जेईई एडवांस तक कोई एक्स्ट्रा पे करने की और कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जेईई एडवांस तक आपकी पूरी फिजिक्स की प्रिपरेशन इसी क्रैश कोर्स में हो जाएगी, अगर आप लोग 18 जनवरी से पहले इस क्रैश कोर्स को बाई करते हैं तो। आरएमएस वैल्यू समझ में आएगी बच्चों, एवरेज वैल्यू समझ में आएगी आप लोगों को। फेज डिफरेंस बच्चों दोनों के बीच में इस तरीके से होता है, इन दोनों के बीच के एंगल का जो डिफरेंस होता है वही फेज डिफरेंस कहलाता है। तो अगर मुझे आरएमएस वैल्यू करंट की पता करनी है तो बच्चों मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा, जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया है। देखो, आई नॉट का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 इंटू डी टी कर दिया, डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, जितने भी टाइम इंटरवल के लिए पूछा है रूट लगा दिया बच्चों, ये आई आरएमएस आ जाएगा। अगर वी आरएमएस पूछा होता तो मैं इसका स्क्वायर करता, डी से मल्टीप्लाई करता, डेल्टा टी से डिवाइड करता, ऊपर वाले का इंटीग्रेशन करता, एंड सो ऑन। बच्चों मैं इसका आरएमएस वैल्यू किसी का भी पता कर सकता हूँ। बच्चों, जो ऑल्टरनेटिंग करंट में आई आरएमएस होता है ना, वो आई नॉट बाई रूट टू होता है, वी आरएमएस जो होता है वी नॉट बाई रूट टू होता है। अब आपको मैं बता देना चाहता हूं, जब भी ऑल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हो और उसमें दे रखा है कि एसी करंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोइंग, तो वो आरएमएस वैल्यू होती है। पीक वैल्यू, ये आई नॉट बच्चों पीक वैल्यू है, वी नॉट पीक वैल्यू है। जब भी पीक वैल्यू दी जाएगी ना बच्चों, वो मेंशन करेगा कि द पीक वैल्यू ऑफ द करंट इज 2 एम्पियर, तो तुम्हें आई नॉट लेना है। अदरवाइज अगर सिंपली बोल रहा है कि द आरएमएस वैल्यू, सिंपली अगर बोल रहा है कि ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोइंग, एमीटर से मेजर किया कि 2 एम्पियर का करंट है, तो वो आरएमएस वैल्यूज होती हैं। एमीटर, वोल्ट मीटर, जो एसी एमीटर एसी वोल्ट मीटर होते हैं ना बच्चों, वो आरएमएस वैल्यूज को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से आरएमएस वैल्यू का बहुत इंपॉर्टेंस है। एवरेज वैल्यू बच्चों, एवरेज वैल्यू के बारे में ज्यादा हम बात नहीं करते, यहाँ पे सिर्फ एवरेज पावर के बारे में बात करते हैं। बाद बाकी आई एवरेज और वी एवरेज मतलब वो ऐसा कहीं यूज नहीं होता, क्योंकि बड़े टाइम इंटरवल में आई एवरेज जो आता है बच्चों, जीरो आ जाता है इस ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में। सो यहाँ पे बच्चों आई आरएमएस जो है ना, वो आई नॉट बाई रूट टू होता है, वी आरएमएस जो बच्चों वी नॉट बाई रूट टू होता है। और आई आरएमएस एक स्पेशल केस है बच्चों, जो कई बार पूछ लिया जाता है कि अगर करंट ऐसा दे रखा हो आई इक्वल टू आई वन प्लस का आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो बच्चों इस रिजल्ट को मैं याद रखने के लिए बोलूंगा, क्योंकि दिस इज अ फॉर्मुला रिवीजन क्लास। तो आप याद रखोगे बच्चों, उसकी आरएमएस वैल्यू जो होती है ना, आई वन का स्क्वायर प्लस आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और पूरा रूट के अंदर आ जाता है। ठीक है,
ये याद रखोगे बच्चों, IRMS, VRMS और ये सारा के सारा। अगर कोई बोले कि एक वोल्टेज सोर्स ऑफ 220 वोल्ट लगाया, तो वो VRMS के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों ना, RMS के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 वैल्यूज होती है बच्चों ना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, अगर किसी ने बोला कि t इक्वल टू 0 पे इतना वोल्टेज है, वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गई, ठीक है। दूसरी होती है बच्चों RMS वैल्यू, जनरली जो भी टर्म यूज कर रहे होते हैं, इतना करंट है, इतना वोल्टेज है, वोल्ट मीटर क्या रीड कर रहा होगा, मीटर क्या रीड कर रहा होगा, दे ऑल आर RMS वैल्यूज। और पीक वैल्यू जब भी दी जाएगी ना बच्चों, तो मेंशन करेगा सामने वाला कि दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। तो कंफ्यूजन दूर हुआ है पीक वैल्यू RMS वैल्यू और इनके बीच में, ठीक है। ये वाली बात आपको बिल्कुल क्लियर करके चलनी है। तो एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, RMS वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, और कुछ RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू जो AC में हम यूज करते हैं वो सारी करा दी, और ये वाला एक स्पेशल केस भी मैंने यहाँ पे आप लोगों को करवा दिया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ चीजें मैं आपको याद रखने के लिए बोलूंगा। कई बार बच्चों ऐसे स्क्वायर वेव फ्रंट होता है, ठीक है, इस तरीके का, तो इसकी जो RMS वैल्यू होती है ना बच्चों, I0 के बराबर होती है, ठीक है। जो पीक वैल्यू होती है वही इसकी RMS वैल्यू होती है, ठीक है। साइनसोइडल पीरियोडिक फंक्शन जब होता है बच्चों, पीरियोडिक फंक्शन साइन और कॉस का, तो बच्चों उसकी जो RMS वैल्यू आती है ना बच्चों, वो I0/√2 के बराबर आती है। अगर I0 इसकी पीक वैल्यू है, तो बच्चों ये I0/√2 के बराबर आता है। ये याद रखने बच्चों आपको ना, ये सारे के सारे केसेस कई बार इनके कंपैरिजन करवा लेते हैं। तीसरा बच्चों, अगर ऐसे ट्रायंगुलर वेव फ्रंट है, तो इसकी RMS वैल्यू I0/√3 के बराबर होगी। ऐसा वेव फ्रंट है बच्चों, तो इसकी भी RMS वैल्यू I0/√3 के बराबर होती है। ट्रायंगुलर में ऐसी होती है। एक आध क्वेश्चन ऐसा भी देखा है मैंने कि 4 डिफरेंट तरीके के वेव फ्रंट दे दिया और उसमें बोला कि किस RMS वैल्यूज का ऑर्डर क्या होगा। तो आप लोगों को इनको याद रखना है, ट्रायंगुलर वेव फ्रंट में I0/√3 होता है, नहीं तो कैलकुलेट करके देख लेना, आपको यही मिलेगा। ओके, अगर बच्चों ऐसे बीच में आधी साइकिल गायब है, तो इसकी RMS वैल्यू जो होती है ना बच्चों, I0/2 के बराबर होती है। I0/√2 में भी √2 लग जाता है, तो I0/2 के बराबर होती है। क्या ये आप याद रखोगे? ये ऐसा एक सेमीकंडक्टर वगैरह में कई बार क्वेश्चन आ जाता है बच्चों ना, सो इसलिए मैंने इसको भी कवर कर लिया कि I0/2 होती है इस वाले केस में। करके देख लेना, यही आएगी बच्चों ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, एवरेज पावर। पावर और एवरेज पावर, पावर क्या होती है बच्चों? किसी भी डिवाइस के अक्रॉस जो पावर होती है ना बच्चों, वो बेसिकली क्या होती है, V/I के बराबर होती है। उस डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज और उस डिवाइस के अक्रॉस करंट का जो प्रोडक्ट होता है ना बच्चों, मान लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों इस डिवाइस के अक्रॉस V के बराबर है, करंट I के बराबर है, तो बच्चों जो इसकी पावर होगी ना बच्चों, V/I के बराबर होती है, ठीक है। V/I के बराबर बच्चों किसी भी डिवाइस के अक्रॉस पावर होती है V/I। अब हमें पता है, मान लो इस डिवाइस के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना, वो V0 sin ωt दे रखा है, और करंट जो है ना बच्चों, I = I0 sin ωt + phi दे रखा है। जरूरी नहीं कि इस डिवाइस के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है और वोल्टेज जो है, उन दोनों के बीच में वो दोनों सेम फेज में, उनके बीच में फेज डिफरेंस भी हो सकता है। किसके बीच में कितना फेज डिफरेंस है, इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपको फेज डिफरेंस पता है कि करंट और वोल्टेज के बीच में ये फेज डिफरेंस है, तो जो पावर आएगी ना बच्चों, V/I, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो V0 I0 sin ωt sin ωt प्लस का फाई ये आ जाएगा। जब आप इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करते हो, जो एवरेज का फंक्शन, एवरेज वैल्यू फाइंड करने का जो फॉर्मूला है ना अपने पास, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे dt के साथ, और एक साइकिल के लिए जब तुम एवरेज फाइंड करोगे, ये जो P एवरेज एक साइकिल के लिए बच्चों ध्यान रखना, तो ये V0 I0 / 2 cos phi के बराबर आ जाता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो V0/√2 I0/√2, V0/√2 हो जाएगा VRMS, I0/√2 हो जाएगा IRMS। ये वाला फॉर्मूला बच्चों आपको याद रखना है एवरेज पावर का। जब भी बच्चों पावर के बारे में बात हो रही होती है ना, तो इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में बहुत रेयर बात होती है, और यहाँ पे RMS पावर के बारे में बात नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना है बच्चों कि P एवरेज मोस्ट ऑफ द टाइम एवरेज पावर पूछ रहे होते हैं, और वो VRMS × IRMS × cos phi के बराबर होती है। ये जो cos phi है ना बच्चों, इसी को पावर फैक्टर कहते हैं। मतलब फाई क्या है? फाई बच्चों वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस है। कोई भी डिवाइस जो है उसके थ्रू फ्लो होने वाला करंट और उसके अक्रॉस आने वाले वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस होता है बच्चों, उसको फाई बोलते हैं, और cos phi जो होता है पावर फैक्टर कहलाता है। यहाँ पे बच्चों कई बार एक वॉटलेस करंट का क्वेश्चन भी आ जाता है। वॉटलेस करंट जो होता है ना बच्चों, IRMS × sin phi के बराबर होता है। सो अगर आपको फाई पता है, तो IRMS × sin phi जो है वॉटलेस करंट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखोगे, पावर फैक्टर, वॉटलेस करंट और ये एवरेज पावर। इस वाली स्लाइड से हमें ये 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है जो याद रखने हैं, ठीक है। अब आते हैं बच्चों सर्किट सॉल्विंग टेक्निक पे। सर्किट कैसे सॉल्व करते हैं? इसमें बच्चों सर्किट में कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं? रजिस्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, और एक सोर्स होता है, ठीक है। तो बच्चों हम पहले एक एक काम करेंगे कि इनको एक एक एलिमेंट को समझ लेंगे। रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, मतलब इनमें, मतलब इनके, मतलब सर्किट, इन ये सर्किट में जब होते हैं, जब इनसे ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा होता है, तो इनके अक्रॉस वोल्टेज वगैरह कैसे आते हैं। सो मान लीजिए बच्चों यहाँ पे एक रजिस्टर दे रखा है जिसका रेजिस्टेंस R के बराबर दे रखा है बच्चों। यहाँ पे I करंट इसमें फ्लो कर रहा है, और मैंने कहा कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना इस रजिस्टर के अक्रॉस, वो VR के बराबर है, ठीक है। तो रजिस्टर में बच्चों क्या होता है कि करंट थ्रू रजिस्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर आर इन सेम फेज। मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता इन केस ऑफ द रजिस्टर। करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पे करंट का फंक्शन ये ले लूं कि करंट यहाँ पे I = I0 sin ωt है, मतलब करंट मैंने मान लिया कि करंट जो है ना इस वाले रजिस्टर में I = I0 sin ωt है, तो बच्चों जो वोल्टेज होगा ना उसका भी फेज ωt ही होगा। वहां पे कोई फाई वाई लगाने की आपको जरूरत नहीं है। तो वोल्टेज जो होगा ना VR, वो V0 R sin ωt टाइप से लिखा जाएगा। मतलब ना ये एंगल और ये एंगल एक जैसे होंगे बच्चों ना,
दोनों का फेज सेम होगा, करंट और वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर का फेज सेम होगा। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर की बात कर रहा हूं मैं, करंट थ्रू द रजिस्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर दोनों बच्चों सेम फेज में होते हैं। अच्छा, ये जो वी नॉट आ रहा है ना बच्चों, ये रजिस्टर के अक्रॉस आए हुए वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है। रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज आ रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। देखो बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, वी नॉट आर जो होगा ना बच्चों, वो आई नॉट आर के बराबर होगा। आई नॉट इंटू आर मतलब इसकी पीक वैल्यू, जैसे पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस दिस, वो होगा बच्चों करंट की पीक वैल्यू दैट इनटू रजिस्टर के बराबर। तो यहाँ V इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला पीक वैल्यूज के लिए लगता है, आरएमएस वैल्यू के लिए लगता है। लेकिन अगर आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिख रहे हो तो बच्चों आपको फेजर का ध्यान रखना होता है, साइन के अंदर जो एंगल आएगा ना, बस उसका ध्यान रखना होता है। कब ध्यान रखना होता है? जब इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात कर रहे हो। अगर आप पीक वैल्यू आरएमएस वैल्यू की बात कर रहे हो ना, कि रजिस्टर के अक्रॉस आरएमएस वैल्यू क्या आएगी, तो आई आरएमएस इंटू आर के बराबर आएगी। मतलब रजिस्टर के अक्रॉस आरएमएस वोल्टेज कितना आएगा, आई आरएमएस इंटू आर के बराबर आएगा। समझ रहे हो? ये वाली बात क्लियर हो गई आप लोगों को? अब आते हैं बच्चों कैपेसिटर, एक अगली डिवाइस बच्चों कैपेसिटर। अच्छा, पिछले वाले डायग्राम में मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं। आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम ऐसी इक्वेशंस के साथ डील कर रहे होते हैं, एसएचएम में आप लोगों ने पढ़ा होगा सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, तो आपने देखा होगा ऐसी इक्वेशंस के साथ जब हम डील कर रहे होते हैं ना, तो हम इनके जो एम्पलीट्यूड होते हैं उनको हम एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान के वेक्टर से रिप्रेजेंट करके जोड़ना घटाना करते हैं। याद है आप लोगों को? सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, जो एक इक्वेशन लेते थे x1 इक्वल टू a1 sin ओमेगा टी, दूसरी लेते थे a2 sin ओमेगा टी प्लस का फाई, तो हम कहते थे a1 और a2 के दो वेक्टर मान लेंगे, उनके बीच के एंगल फाई मान लेंगे, उनका रिजल्टेंट हमें उन दोनों का रिजल्टेंट देगा। तो यहाँ पे बच्चों फेजर भी उसी तरीके से कुछ चलता है। तो यहाँ पे बच्चों जैसे इसका करंट का जो फेज है ना बच्चों, आई का जो फेज है वो ओमेगा टी है, यहाँ पे वोल्टेज का भी फेज ओमेगा टी है। तो जब आप इनको एज अ वेक्टर की तरह ट्रीट करोगे, जब फेजर बनाओगे ना बच्चों, तो आप दोनों को एक ही डायरेक्शन में रखोगे, क्योंकि दोनों का फेज, दोनों का अंदर वाला जो एंगल है बच्चों वो सेम है। तो फेजर जब बनाओगे ना तो बच्चों करंट और वोल्टेज जो है बच्चों वो दोनों सेम फेज में होने की वजह से इन दोनों का फेजर इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ओके। अभी खैर सिंगल में फेजर बनाने की जरूरत नहीं होती, जब ये ऐड होके आते हैं ना आरसी सर्किट, आरएल सर्किट, आरएलसी सर्किट, तब जब हमें फेजर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्यों जरूरत पड़ती है वो भी बात करेंगे हम लोग ना। अब आगे जाते हैं बच्चों कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर बच्चों यहाँ पे जैसे कि कैपेसिटर लगा दिया मैंने, और इस वाली ब्रांच में अगर आई करंट फ्लो कर रहा है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है बच्चों वीसी के बराबर है, तो हमें ये याद रखना है, हमें ध्यान रखना है कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है ना, वो करंट से π/2 फेज में पीछे होता है, लैग करता है वोल्टेज ना। तो वीसी लैग्स बाई π/2 इन फेज देन करंट यहाँ पे लीड कर रहा होता है, करंट आगे होता है बच्चों फेज में ना। तो अगर आप करंट का फंक्शन ये मान के चल रहे हो कि इस वाली ब्रांच में करंट जो है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो बच्चों वोल्टेज को आप लिखोगे वी नॉट सी, ये तो पीक वैल्यू हो गई, दैट इनटू साइन ओमेगा टी माइनस का π/2, मतलब करंट का फेज इस वाले फेज से, वोल्टेज के फेज से π/2 आगे होना चाहिए। तो इंस्टेंटेनियस जो फंक्शन बनेंगे ना बच्चों वो इस तरीके से बनेंगे। क्या आप रिकॉल कर पा रहे हो अपनी सारी चीजों को? देखो बच्चों, ये जो वी नॉट सी है ना, जो पीक वैल्यू जो होगी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा, उसकी जो पीक वैल्यू होगी वो आई नॉट इंटू एक्सी के बराबर होगी। मतलब यहाँ पे वो फॉर्मूला लगेगा आई इंटू एक्सी। एक्सी एक तरीके से आप ऐसे ही मानो कि इसका एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस मान के चलो, इसे बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्सी को क्या बोलते हैं बच्चों? कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं इसको ना। एक्सी की वैल्यू क्या होती है? 1/ओमेगा इंटू सी के बराबर होती है, 1/ओमेगा इंटू सी के बराबर, और उसकी यूनिट होती है बच्चों ओम के बराबर। ठीक है, तो एक तरीके से देखो ये यही काम कर रहा है, वी इक्वल टू आई इंटू आर, जैसे लिखते थे ना, वी इक्वल टू वी नॉट सी इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्स सी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो है इसको लिख रहे होंगे। तो ये कैपेसिटर के केस में बच्चों हम इसका एक तरीके से अगर हम इसको ऐसे माने कि एज रजिस्टर मतलब मान के चले तो एक्स ही होगा। तो जब भी बच्चों आप लोगों से कभी बोले कि मतलब कैपेसिटर को आपने एक सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, उसकी वोल्टेज की वैल्यू 220 वोल्ट थी, मान लो 220 वोल्ट के सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, तो ये 220 वोल्ट क्या है बच्चों? 220 वोल्ट उसका आरएमएस वैल्यू है। अगर आप उसको 220 वोल्ट को एक्सी से डिवाइड कर दोगे ना तो बच्चों तुम्हारे पास आई आरएमएस आ जाएगा, अगर सिर्फ रजिस्टर लगा हुआ है तो। ठीक है, डायरेक्ट वी आरएमएस डिवाइडेड बाई एक्सी जो है आई आरएमएस दे देगा। देखो आरएमएस वैल्यूज के लिए आपको फेजर का टेंशन नहीं लेना, मतलब ना ओमेगा टी माइनस π/2 इनका नहीं लेना। लेकिन जब आप ये इक्वेशन लिख रहे हो तो टाइम का फंक्शन लिख रहे हो तो देन यू हैव टू कंसीडर, जब इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिख रहे होते बच्चों, देन यू हैव टू कंसीडर कि जो फेजर होगा वो क्या होगा, मतलब ना फेजर के साथ लिखना पड़ता है। लेकिन आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू के लिए आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आरएमएस वैल्यूज और पीक वैल्यूज में डायरेक्ट रिलेशन चलता है, जैसे वी इक्वल टू आई आर चलता था ना, उसी तरीके का चलता है। ओके, अच्छा बच्चों, इनका जो फेजर बनाते हैं ना बच्चों, तुम्हें मैंने क्या बताया बच्चों, जो करंट होता है ना कैपेसिटर वाली ब्रांच में, वो लीड कर रहा होता है फेज में। तो मैं अगर करंट को इधर की तरफ बनाऊं ना बच्चों, तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इधर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जो वैल्यूज रखते हैं ना बच्चों फेजर में, या तो वो आरएमएस वैल्यू होती है या वो पीक वैल्यू होती है। अगर हम आरएमएस वैल्यू रख रहे हैं वीसी की, तो आई की भी आरएमएस वैल्यू रखेंगे, मतलब सबकी या तो आरएमएस वैल्यू यूज करेंगे या फिर सबकी हम पीक वैल्यू यूज करेंगे। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं रखते हम लोग, ध्यान रख रहे हैं इस चीज को ना। तो आई और वीसी में मतलब इस तरीके का फेजर बनेगा, आई और वीसी का। ठीक है, वो वोल्टेज पीछे होगा, मतलब इधर की तरफ फेजर पॉजिटिव मानते हैं, इधर की तरफ नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, इधर की तरफ पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, अगर कोई फेज में आगे होगा तो उसको इधर की तरफ बनाएंगे, और पीछे होगा तो बच्चों हम उसको इधर की तरफ बनाएंगे। तो आई और वीसी के बीच में जो फेजर बनेगा बच्चों इस तरीके का बनेगा। ठीक है, करंट और वोल्टेज के साथ फेजर जो बनेगा बच्चों इस तरीके का बनेगा। क्लियर है? अब आ जाता है बच्चों इंडक्टर पे।
वीएल जो बच्चों इंडक्टर जो होता है ना उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है ना बच्चों, वो करंट से पाई बाई टू फेज में आगे होता है, ठीक है। इनका जो अच्छा इनका जो पावर फैक्टर होगा बच्चों जीरो होगा, क्योंकि फाई की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही होती है 90 डिग्री। अब पिछले वाले कैपेसिटर में भी पावर फैक्टर क्या होगा बच्चों, इसका पावर फैक्टर जो है कैपेसिटर में जीरो होगा ना, क्योंकि इनके बीच में भी फाई की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, जीरो के बराबर। तो कैपेसिटर का पावर फैक्टर जीरो होता है। रजिस्टर का पावर फैक्टर जो होता है ना बच्चों, वो 1 के बराबर होता है। पावर फैक्टर 1 के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे फाई की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। कॉस जीरो जो है 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो पावर फैक्टर, और अकेला रजिस्टर होगा तो पावर फैक्टर 1 होगा, अकेला कैपेसिटर होगा पावर फैक्टर बच्चों जीरो के बराबर होगा, अकेला इंडक्टर होगा पावर फैक्टर जीरो के बराबर होगा, क्योंकि करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है बच्चों यहाँ पे पाई बाई टू के बराबर आ रहा होता है। वीएल लीड्स बाई पाई बाई टू इन फेज देन करंट, वीएल जो बच्चों यहाँ पे पाई बाई टू से लीड कर रहा होता है। अगर तुमने मान लो कि इंडक्टर वाली ब्रांच में करंट ये माना आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो पता है वीएल क्या होगा बच्चों, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वी नॉट एल साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाई टू। इस तरीके से इक्वेशन लिखोगे। पावर फैक्टर जीरो वाली बात समझ में आ गई। वी नॉट एल मतलब इसके अक्रॉस जो पीक वैल्यू होगी वो आई नॉट इंटू एक्सएल के बराबर होगी। एक्सएल को इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं और एक्सएल जो होता है ओमेगा इंटू एल के बराबर होता है। एक्सएल ओमेगा इंटू एल के बराबर होता है। जब ओमेगा बच्चों बहुत बड़ा कर देते हैं तो एक्सएल बता इनफाइनाइट हो जाएगा ना। देखो अब ओमेगा का क्या होता है तुम्हें पता है, टाइम पीरियड जो होता है वो 2 पाई बाई ओमेगा होता है, ठीक है। 2 पाई बाई ओमेगा होता है। जो डीसी सर्किट होते हैं ना बच्चों, डीसी सर्किट का जो टी होता है ना, टाइम पीरियड जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, मतलब वो इन्फिनिटी टाइम में एक साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो उनके लिए ओमेगा क्या होता है बच्चों, जीरो होता है, ठीक है। ओमेगा जो है जीरो होता है। तो डीसी सर्किट में बच्चों इसका जो एक्सएल आ जाता है वो जीरो के बराबर आ जाएगा, ठीक है। कैपेसिटर का जो है इनफाइनाइट आ जाएगा। कैपेसिटर इनफाइनाइट और रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, मतलब वो ओपन सर्किट कर देता है, और इंडक्टर बच्चों शॉर्ट सर्किट कर देता है ना। डीसी सर्किट मतलब जब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाती है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पे चलेगा। डीसी सर्किट की भी मैंने बात कर दी, लेकिन इंडक्टर हम एसी सर्किट के बारे में बात करें तो एक्सएल जो होता है बच्चों ओमेगा इंटू एल के बराबर होता है। और यहाँ पे बच्चों जो करंट और वीएल, ये गलत लिख दिया, यहाँ पे वीएल आएगा बच्चों। करंट और वीएल के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो पाई बाई टू के बराबर होता है बच्चों। और यहाँ पे करंट से वोल्टेज जो है पाई बाई टू फेज में आगे होने की वजह से, यहाँ पे लीड करने की वजह से बच्चों क्या हो जाता है, इस तरीके का मतलब फेजर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। क्या ये विजिबल है आप लोगों को, मैं थोड़ा सा साइड होकर देख लेता हूँ। तो करंट और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर के बीच का जो फेज डिफरेंस फेजर बनेगा ना बच्चों, इस तरीके का बनेगा। अब क्या करते हैं बच्चों, हम एक एक करके इनके कॉम्बिनेशन को समझते हैं। सो यहाँ पे बच्चों हमें आरसी सीरीज एसी सर्किट के बारे में बात करनी है। मतलब ना अगर मान लो रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों लगा दिए जाएं तो क्या होगा, रजिस्टर और कैपेसिटर जब दोनों लगा दोगे तो आपको एक सोर्स लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अब एक बात बताओ, क्या ये सोर्स का जो वोल्टेज है वो रजिस्टर के वोल्टेज के बराबर होगा या कैपेसिटर के बराबर होगा या किस चीज के बराबर होगा। देखो बच्चों किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के साथ डील कर रहे हो, जो बहुत रेयर करते हैं, जब आपसे स्पेशली पूछा जाता है तभी करते हो, और मुझे नहीं लगता जेई मेन में पूछा जाएगा, लेकिन अगर फिर भी पूछा जाता है बच्चों, तो जब आप इनके साथ जब डील कर रहे होते हो ना, रजिस्टर और कैपेसिटर के साथ जब डील कर रहे होते हो, तो बच्चों आप लोगों को क्या करना होता है कि जो वीएस जो होता है ना, इसकी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है ना बच्चों, इन दोनों की इंस्टेंटेनियस वैल्यू का सम होती है। मतलब ना वीएस जो होता है वो वीआर और वीसी का इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट एनी इंस्टेंट बोला है मैंने। तो इनके जो वो साइन वाले फंक्शन होते हैं ना बच्चों, उनको आप डायरेक्ट ऐड करोगे तो आपको इसका साइन वाला फंक्शन के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इस तरीके के क्वेश्चन डील नहीं करने होते। हमें करना होता है यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया, या इन दोनों के क्रॉस टोटल वोल्ट मीटर लगा दिया, तो वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा। वोल्ट मीटर बच्चों आरएमएस वैल्यूज देता है। क्या हम इनकी आरएमएस वैल्यू को और इसकी आरएमएस वैल्यू को डायरेक्ट ऐड करके इसकी आरएमएस वैल्यू कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए हमें फेजर की जरूरत पड़ेगी। फेजर की जरूरत कब पड़ती है, जब आरएमएस वैल्यूज के साथ डील कर रहे होते हो, ठीक है। वोल्ट मीटर के साथ डील कर रहे होते हो, एमीटर्स के साथ डील कर रहे होते हो, तो आपको फेजर बना के मतलब ये सारी की सारी चीजें करनी होती है। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज अगर आपको पता करनी है तो इसका इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल, इसका इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल इसके इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल के बराबर होगा, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस आप ऐड कर सकते हो बच्चों, लेकिन आप लोग जो बच्चों आरएमएस वैल्यूज को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज बच्चों आप ऐसे ऐड कर सकते हो। अब देखो बच्चों यहाँ पे जब जो सीरीज में लगे होते हैं ना, जो दो एलिमेंट जब सीरीज में लगे होते हैं ना, तो बच्चों यहाँ पे होता है क्या है कि जो करंट है ना, जो करंट फ्लो कर रहा होगा बच्चों, दोनों के लिए सेम करंट होगा, दोनों के लिए सेम करंट होगा, है ना। तो बट इनके दोनों के जो वोल्टेज होंगे ना वो करंट के साथ अलग अलग फेज में होंगे, ठीक है। तो जैसे रजिस्टर का जो वोल्टेज होता है ना, रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा होगा वो करंट के साथ सेम फेज में होगा, लेकिन जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा होगा वो रजिस्टर से पाई बाई टू फेज में पीछे होगा। तो क्या इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज सेम फेज में होंगे? नहीं, उनके बीच में कितना फेज डिफरेंस आ जाएगा, पाई बाई टू का। वीआर बच्चों वीसी से पाई बाई टू आगे होगा, क्योंकि वीआर और आई सेम फेज में है ना, और वीसी और आई पाई बाई टू का फेज डिफरेंस है, तो वीसी और आर वीआर के बीच में भी पाई बाई टू का फेज डिफरेंस आ जाएगा, समझ रहे हो। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो और अगर इनकी आरएमएस वैल्यूज के साथ डील कर रहे हो, तो आपको फेजर का ध्यान रखना पड़ेगा। इन दोनों को आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, दोनों वोल्टेज पाई बाई टू फेज डिफरेंस लिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सेम करंट विल बी फ्लोइंग अक्रॉस द बोथ ऑफ देम, लेट करंट इज आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। मान लो करंट जो है यहाँ पे आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी फ्लो कर रहा है, तो वीआर जो होगा ना बच्चों, वीआर वो तो आई नॉट इंटू आर, इसकी पीक वैल्यू आई नॉट इंटू आर इंटू साइन ओमेगा टी होगा, उसका फेज सेम होगा, मतलब वीआर का और आई का फेज सेम होगा।
लेकिन जो वीसी होगा ना बच्चों, वो आई नॉट इंटू एक्स साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई टू होगा। माइनस का पाई बाई टू क्यों आया, ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को? माइनस का पाई बाई टू बच्चों क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे बच्चों इसका जो करंट से पाई बाई टू फेज में पीछे होता है। तो अगर जब आप सोर्स का वोल्टेज लिखोगे तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, इन दोनों को ऐड ऐसे करोगे, दोनों को ऐसे लिखोगे। क्या आप लोगों को ऐसी इक्वेशंस को डील करना आता है जिसमें मतलब दो साइन के फंक्शन हो? ऑब्वियस सी बात है, आप एक वेक्टर मानोगे, एक तरीके से फेजर बनाओगे ना, इसका इस मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर कंसीडर करना है आपको, इस मैग्नीट्यूड का वेक्टर कंसीडर करना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो जो वीएस आएगा ना कुछ ऐसा आएगा, वी नॉट साइन। अब वो फेज हमें देखना पड़ेगा कि ओमेगा टी से ज्यादा आएगा या क्या आएगा, ठीक है? उसके बारे में हम लोग अभी यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ठीक है? शायद अगले पेज पे बनाया क्या? यस। अब देखो बच्चों, हमें दोनों को ऐड करना है। तो करंट का मैं इस वाले पेज पे बनाता हूं, फिर आपको समझाऊंगा। मान लो मैंने करंट का फेज इधर की तरफ मान लिया, करंट, तो आपको पता है जो वीआर होगा वो भी तो इधर की तरफ होगा, करंट और वीआर सेम फेज में होते हैं, लेकिन जो वीसी होगा वो इधर की तरफ होगा। करंट को बच्चों इस फेजर में बनाने का सिर्फ एक ही रीजन होता है कि आप इन दोनों को प्लॉट कर पाओ। करंट का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता, ठीक है? बस करंट ये बताता है कि वीआर अगर तुम इधर मान रहे हो तो वीसी को इधर मानना पड़ेगा। वीआर और वीसी का जो रिजल्टेंट है बच्चों वो वीएस आएगा, है ना? तो यहां पे तुम देख रहे हो फाई, जो फेज डिफरेंस होगा ना करंट और सोर्स के वोल्टेज के बीच में, मतलब यहां से करंट जो सप्लाई कर रहा है ना सोर्स, और उसके और सोर्स के वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो फाई के बराबर होगा। आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे कि अगर आरसी सर्किट है ना बच्चों, आरसी सर्किट है, तो जो वोल्टेज होता है ना, सोर्स का जो वोल्टेज होता है वो फेज में पीछे होता है करंट से। तो सर्किट में जो करंट जाएगा ना फेज में, ये वोल्टेज जो है पीछे होगा। और कितना पीछे होगा बच्चों? यहां से आप tan फाई की वैल्यू लिख सकते हो। tan फाई कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास? tan फाई आ जाएगा वीसी डिवाइडेड बाई, मतलब मैंने तुम्हें बोला था कि यहाँ पे हम पीक वैल्यूज के साथ डील कर रहे होते हैं, वी नॉट सी डिवाइड बाई वी नॉट आर। अगर आप इनकी वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा एक्स सी डिवाइडेड बाई आर के बराबर। मैंने पहले ही बताया था हम यहाँ पे किन के बारे में बात कर रहे होते हैं, आरएमएस वैल्यूज या पीक वैल्यूज के बारे में, ठीक है? तो tan फाई बच्चों इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आरसी सर्किट में जो सोर्स का वोल्टेज होता है ना बच्चों, वो करंट से पीछे होता है। सो अगर आपने लिखा कि सर मैं सोर्स का वोल्टेज ये मान रहा हूं, मान लो किसी आपने बोला कि सर सोर्स का वोल्टेज मेरा ये है, तो बच्चों इस वाली ब्रांच में जो करंट आएगा ना वो वी नॉट डिवाइडेड बाई जेड। अब ये जेड क्या है? ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंपीडेंस। मतलब इन दोनों का एक तरीके से इफेक्टिव रेजिस्टेंस मान के चलो। अभी तो अब इस टाइम पे कंफ्यूज नहीं होते। ऐसा मान लो कि अगर हम इनकी जगह इन दोनों को क्लब करके एक ही चीज से रिप्रेजेंट कर रहे होते, सिंगल यूनिट से रिप्रेजेंट कर रहे होते, तो उसका कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रही होती है वो, ठीक है? ऐसे मानना है, मतलब ना ऐसा होता नहीं है, ठीक है? तो वी नॉट बाई जेड साइन ओमेगा टी प्लस का फाई, ये लिखा जाएगा बच्चों करंट। अब ये जेड क्या होता है? इसको बोलते हैं इंपीडेंस, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसे बोलते हैं इंपीडेंस बच्चों ना। एक कॉन्सेप्ट छूट गया बच्चों आरएमएस वाली वैल्यूज और स्टार्टिंग वाले पार्ट से, उसको मैं अभी रिकॉर्ड करूंगा लास्ट में, ठीक है? तो ये होता है बच्चों जेड क्या होता है? इंपीडेंस कहलाता है। इंपीडेंस कैसे पता करेंगे वो सब मैं बताऊंगा आप लोगों को ना। तो ये वी नॉट बाई जेड करके ऐसे आप करंट को लिख सकते हो बच्चों ना। तो यहाँ पे tan फाई की वैल्यू कहां से आएगी? tan फाई की वैल्यू एक्स सी डिवाइड बाई आर के बराबर होगी। tan फाई की वैल्यू एक्स सी डिवाइड बाई आर के बराबर होगी। क्लियर है? और यहाँ पे बच्चों ये फाई जो है, क्योंकि देखो करंट लीड कर रहा है फेज में, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस का फाई लिखा है, और फाई की वैल्यू यहाँ पे tan एक्स सी डिवाइड बाई आर लिख दोगे, कर लोगे इसको। अब जैसे बच्चों यहाँ पे जो हमारे पास आया ना, अगर मैं इसको अब जैसे आई नॉट की वैल्यू है, ठीक है? आप लोग जो है ना वी नॉट है, इसको क्या आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो? देखो फेज डिफरेंस बिटवीन वी एस एंड आई जो है फाई के बराबर आ गया करंट। अब जैसे देखो बच्चों ये जो है ना, ये जो फेजर बना हमारे पास ना, ये तो वी नॉट आर हो गया, ये वी नॉट सी हो गया, तो ये वी नॉट एस होगा। सोर्स का वोल्टेज इन दोनों के पीक वैल्यूज को ऐड करोगे तो वो सोर्स का पीक वैल्यू मिलेगा आपको, ठीक है? फेजर के साथ ऐड करोगे तो आप क्या यहाँ से देख पा रहे हो, इसको और इसको ऐड करके मुझे रिजल्टेंट ये चाहिए, तो दिस स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो वी नॉट एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट का आर का स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर एक्सी का स्क्वायर। इसको लिख देते हैं बच्चों आई नॉट का स्क्वायर जेड का स्क्वायर, जेड मतलब इंपीडेंस, ठीक है? और ये हो जाता है आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस का आई नॉट स्क्वायर एक्सी का स्क्वायर, ठीक है? यहां से बच्चों जेड की वैल्यू जो आती है ना, मॉड जेड जो आ जाता है वो रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस का एक्सी का स्क्वायर आ जाता है, ठीक है? ये होता है बच्चों इंपीडेंस, ठीक है? इंपीडेंस ही होता है। तो जब भी अगर आपको आई आरएमएस चाहिए, आपने कहा कि सर मेरे को तो डायरेक्ट आई आरएमएस चाहिए, तो सिंपल सी बात है, सोर्स का जो आरएमएस वोल्टेज है ना दैट डिवाइड बाई जेड कर दो। आपने कहा कि नहीं सर मेरे को पीक वैल्यू चाहिए, तो सोर्स का जो पीक वैल्यू है ना बच्चों दैट डिवाइड बाई जेड कर दो। जेड मतलब एक तरीके से आपका पूरा सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इस सर्किट का जो पावर फैक्टर होगा बच्चों, पावर फैक्टर जो होगा, पावर फैक्टर जो है cos फाई के बराबर आ जाएगा। cos फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? यहाँ से tan फाई की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है, tan फाई इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई आर दे रखा है। तो cos फाई कितना आ जाएगा बच्चों? ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, तो cos फाई आ जाएगा बच्चों अपने पास r डिवाइडेड बाई रूट के अंदर एक्सी का स्क्वायर प्लस का आर का स्क्वायर। क्या ये बच्चों आर डिवाइडेड बाई जेड के बराबर आ जाएगा? नहीं आ जाएगा, इंपीडेंस के बराबर। तो पावर फैक्टर बच्चों आर डिवाइड बाई जेड के बराबर होता है। इसके भी काफी सारे क्वेश्चन होते हैं। और इसको आपको कैसे पहचानना है कि आरसी सर्किट है? जब अगर आपको बोला जाए कि रजिस्टर और कैपेसिटर है, वोल्ट मतलब
एक सर्किट दिया आपको, बोला कि दो ही एलिमेंट हैं और उनका जो पावर फैक्टर दे दिया है ना, कुछ पावर फैक्टर 1 आएगा तो प्योरली रेजिस्टिव होगा या रेजोनेंस कंडीशन होगी। पावर फैक्टर 1 के अलावा कुछ और आ रहा है, मतलब ना 1 के अलावा कुछ और आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है, तो या तो आरएल सर्किट होगा या आरसी सर्किट होगा या आरएलसी सर्किट होगा। अब अगर आरएलसी सर्किट वाली पॉसिबिलिटी आपने खत्म कर दी तो आरसी सर्किट है, तो उसमें वो बोलेगा कि जो वोल्टेज है वो लैग कर रहा है करंट से, तो ऐसे पहचानोगे कि आरसी सर्किट यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, इसके बारे में हो गया बात। अब बच्चों यहाँ पे सिमिलरली आरएल सर्किट के बारे में बात करूं तो रजिस्टर और इंडक्टर जब लगे रहते हैं ना, दोनों सीरीज में लगे रहते हैं, तो करंट सेम फ्लो करेगा इसमें। मान लो मैंने करंट को क्या मान लिया बच्चों, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों में सेम करंट जा रहा है, तो वीआर जो आएगा वो उसका फेज तो सेम आएगा करंट जैसा, तो वीआर जो आ जाएगा बच्चों वो आई नॉट इंटू आर साइन ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो वीएल आएगा ना बच्चों, उसका फेज जो है ना करंट से पाई बाई 2 आगे होगा, तो जो वीएल की वैल्यू आएगी ना वो आई नॉट इंटू एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाई 2 के बराबर आ जाएगी। तो ये वीएल बच्चों हमारा इस तरीके से आ जाएगा, वीआर हमारे पास ये आ जाएगा। दोनों को अगर ऐड करोगे तो हमारे पास वीएस आएगा, लेकिन ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को ऐड कर रहे हो आप, पीक वैल्यूज को ऐड नहीं कर रहे हो, आरएमएस वैल्यूज को ऐड नहीं कर रहे हो। आरएमएस और पीक वैल्यूज को ऐड करने के लिए आपको यहाँ फेजर बनाना पड़ेगा। इसकी जो पीक वैल्यू है ये है, इसकी जो पीक वैल्यू ये है, और सोर्स की जो पीक वैल्यू है वी नॉट एस मान रहा हूं मैं। तुम्हें पता है कि करंट को अगर मैं इधर मानता हूं तो वी नॉट आर जो इधर लिखा जाएगा और वी नॉट एल जो इधर लिखा जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा। अब सोर्स यहाँ पे फेज में लीड कर रहा होगा, ठीक है। और tan फाई की वैल्यू जब आप इसको और इसको डिवाइड करोगे ना, तो tan फाई की वैल्यू एक्सएल अपॉन आर के बराबर आ जाएगी, आई नॉट से आई नॉट कट जाएगा। तो आपको एक चीज तो ध्यान रखनी है कि जो tan फाई होता है ना, tan फाई वो या तो एक्सएल अपॉन आर आएगा या एक्सी अपॉन आर आएगा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को ना। हाँ, कब लीड कर रहा होगा कब लैग कर रहा होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा डायग्राम दिमाग में रखना है कि वीएल ऊपर आता है, वीसी नीचे आता है और आईआर इधर आता है। तो वीएल इंडक्टर और रजिस्टर होंगे तो वीएस ऊपर की तरफ आएगा, करंट के साथ फेज में लीड कर रहा होगा, है ना। और कब लैग कर रहा होगा, आरसी सर्किट में लैग करेगा जब भी कैपेसिटिव सर्किट होगा, मतलब ना एक्सी बड़ा होगा। मान लो आरएलसी सर्किट भी है ना, एक्सी जब डोमिनेटिंग होगा ना बच्चों, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जब डोमिनेटिंग होगा तो वोल्टेज ऑफ द सोर्स बच्चों फेज में पीछे आएगा करंट से, और जब एक्सएल डोमिनेटिंग होगा ना बच्चों तो वोल्टेज ऑफ द सोर्स करंट से आगे आएगा। सारी कहानी बच्चों वोल्टेज ऑफ द सोर्स के और करंट के बीच में घूम रही है, ठीक है। यहां तक कोई बात करी किसी को परेशानी? तो वीएस की वैल्यू वी नॉट एस साइन ओमेगा टी प्लस का फाई के बराबर आ जाएगी इस केस में। यहाँ पे प्लस का फाई आया, जबकि पिछली बार हमने क्या लिखा था इसकी वी की वैल्यू को, देखो आई की वैल्यू ऐसे लिखी थी अपन ने ना, अगर हमने वोल्टेज ये माना तो आई की वैल्यू ये लिखेंगे। अगर तुम आई ये मान रहे हो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो बच्चों पता है इस वाले केस में वोल्टेज क्या लिखोगे, सोर्स का वोल्टेज वी नॉट एस साइन ओमेगा टी माइनस का फाई, मतलब करंट को आगे रखना है। अगर तुमने करंट का फेज फिक्स कर दिया तो वोल्टेज का फेज उसके हिसाब से एडजस्ट कर देना, अगर तुमने वोल्टेज का फेज फिक्स कर दिया तो उसके हिसाब से करंट का फेज एडजस्ट कर देना। करंट को 5 फेज में आगे रखना है आरसी सर्किट में, और इसमें बच्चों क्या कहते हैं आरएल सर्किट में बच्चों किसको आगे रखना है, वोल्टेज को आगे रखना है। तो अगर तुमने करंट ये माना है तो वोल्टेज बच्चों फिर यहाँ पे हमारे पास वीएल जो आएगा वो कुछ साइन ओमेगा टी प्लस का फाई आएगा, क्योंकि करंट का फेज हमने ओमेगा टी माना है तो वोल्टेज का फेज ओमेगा टी प्लस का फाई बनेगा, ठीक है। और बच्चों आई आरएमएस तो आपको बताइए, आई आरएमएस होगा वो वी आरएमएस डिवाइडेड बाई जेड के बराबर होगा। जेड यहाँ पे जो इंपीडेंस होता है ना बच्चों वो रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। इसका जो पावर फैक्टर होता है ना बच्चों, पावर फैक्टर जो होगा इसका पावर फैक्टर जो होगा कॉस फाई, बच्चों वो कॉस फाई आर डिवाइडेड बाई जेड के बराबर आ जाएगा, ठीक है। कॉस फाई आर डिवाइडेड बाई जेड के बराबर आ जाएगा। पावर फैक्टर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अगर कभी भी दिया है कि आर और एल है या आर एल सी में से दो एलिमेंट लिए हमने, है ना, और पावर फैक्टर जो है 1 के अलावा कुछ आ रहा है, मतलब 1 से छोटा आ रहा है और वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से, तो मतलब वहां पे आर और एल एलिमेंट को लिया गया होगा, ठीक है भाई, समझ गए। इस तरीके से बच्चों ये कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं बच्चों आरएलसी सर्किट, अगर हम तीनों को लगा दें तो आरएलसी सर्किट, तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, 3 पोटेंशियल को ऐड करके हमें सोर्स के वोल्टेज के बराबर करना है। 3 पोटेंशियल को ऐड करना है, आर एल और सी के अक्रॉस जा रहे होंगे, तो वी आर वी एल एंड वीसी को। तो बच्चों हमें पता है कि तीनों में सेम करंट फ्लो कर रहा होगा, तो हम क्या करते हैं करंट को सेम लेके चलते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। फिर हम लिखते हैं वी आर क्या आएगा बच्चों, आई नॉट इंटू आर, पीक वैल्यू तो ये आ जाएगी, इंटू साइन ओमेगा टी। वीसी क्या आएगा बच्चों, आई नॉट इंटू एक्सी साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 2, क्योंकि करंट से फेज में पीछे होता है बच्चों वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और इंडक्टर का जो वोल्टेज आएगा वो पाई बाई 2 आगे आएगा। तो तुम्हें इस चीज समझ में आ गई होगी। अगर आप इनका फेजर बनाओगे तो बच्चों देखो वी नॉट आर तो इधर की तरफ बनाओगे आप, वी नॉट सी बच्चों इधर की तरफ बनाओगे, वी नॉट एल इधर की तरफ बनाओगे, वी नॉट सी आप इधर बनाओगे, ठीक है, ऐसे बनाओगे आप ना, क्योंकि करंट के साथ ये वाला सेम फेज में होता है। अब इन दोनों में से जो बड़ा होगा वी नॉट एल और वी नॉट सी में से, मतलब आई नॉट एक्सएल अगर बड़ा है आई नॉट एक्सी से, ठीक है, मतलब एक्सएल अगर बड़ा है एक्सी से, तो इसका रिजल्टेंट बच्चों ऊपर की तरफ आ जाएगा। रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आएगा तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे वी नॉट एल माइनस का वी नॉट सी, और ये वी नॉट आर आ जाएगा बच्चों हमारे पास। आप इनको आई नॉट इंटू समथिंग करके भी लिख सकते हो। तो सोर्स का वोल्टेज ऐसे आएगा, सोर्स बच्चों फेज में लीड कर रहा होगा, अगर सोर्स फेज में लीड कर रहा है
मतलब एक्सएल एक्सी से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे जो tan फाई की वैल्यू आती है ना बच्चों, वो tan फाई की वैल्यू एक्सएल माइनस का एक्सी डिवाइडेड बाई आर के बराबर आती है। तो आप बोलोगे सर क्या मुझे बार बार अलग अलग फॉर्मूला याद रखना है? नहीं, आप यही वाला फॉर्मूला याद रखो। अगर एक्सएल अपने आप में एक्सी से छोटा होगा तो फाई अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, और उसका मतलब ये हुआ कि सोर्स अब लैग कर रहा होगा, ठीक है। अपने आप आ जाएगा बच्चों ना, एक्सएल अगर एक्सी से छोटा हुआ, इसमें सब कुछ कवर हो गया। तो अब आप ये याद रखो कि अब सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, आपको हमेशा सोर्स को करंट से फेज में आगे मानना है, और उसका फॉर्मूला tan फाई का फॉर्मूला ये लेना है। अगर मान लो यहाँ पे एक्सएल है ही नहीं, कैपेसिटर और रजिस्टर का सर्किट है, तो एक्सएल 0 रख देना, तो फाई अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। तो आपने फेज में वोल्टेज को ज्यादा माना था, तो फेज में वोल्टेज पीछे हो जाएगा, ठीक है। अपने आप इस वाले फॉर्मूले से सब कुछ अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे जो जेड की वैल्यू होती है ना, जो इंपीडेंस होता है बच्चों, जैसे इस पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस एक तरीके से कहो तो वो आर स्क्वायर प्लस का एक्सएल माइनस का एक्सी का होल स्क्वायर आता है। अगर आपको आईआरएमएस पता करना है तो वीआरएमएस डिवाइड बाई मॉड जेड कर देना बच्चों, ठीक है। tan फाई जेड आईआरएमएस ये सारे क्लियर हो गए आप लोगों को, ठीक है। ये मैंने फेजर भी बना दिया, आई नॉट आर, आई नॉट एक्सएल, आई नॉट एक्सी। बच्चों कई बार आप रजिस्टर का, एक्सएल का, इनका भी फेजर बना सकते हो इंपीडेंस वगैरह पता करने के लिए ना, एक्सी, इससे आपके पास जेड आएगा, ठीक है, मॉड जेड डायरेक्ट आ जाएगा। इनका भी बना सकते हो क्योंकि आई नॉट तो आई नॉट सब में से कट जाएगा, ठीक है। इसका जो पावर फैक्टर होता है ना बच्चों, वो आर अपॉन जेड के बराबर होता है। पावर फैक्टर तो हमेशा आर अपॉन जेड के बराबर होता है। तो एवरेज पावर जो आती है ना, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई के बराबर आती है। क्या बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी है इसने, है ना। वी आर एम एस को मैं लिख सकता हूँ आई आर एम एस इंटू मॉड जेड, ऐसे लिख सकता हूँ मैं वी आर एम एस को। अरे वी आर एम एस का भी तो बताया था मैंने, आई आर एम एस कैसे लिखते हैं? आई आर एम एस जो होता है वो वी आर एम एस डिवाइडेड बाई सोर्स का वोल्टेज डिवाइडेड बाई मॉड जेड के बराबर होता है। तो वी आर एम एस को मैं ये लिख सकता हूँ। यहाँ पे एक आई आर एम एस तो ऑलरेडी है, और कॉस फाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों? आर डिवाइडेड बाई मॉड जेड के बराबर। तो इसे काट देंगे बच्चों, तो जो एवरेज पावर आती है ना बच्चों हमारे पास, वो बेसिकली आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर के बराबर आती है। मतलब जो भी एनर्जी लॉस हो रही है ना, वो रजिस्टर के क्रॉस ही हो रही होती है। अगर रजिस्टर नहीं होगा ना तो बच्चों एवरेज पावर सर्किट की 0 आएगी, ठीक है। मतलब तो मैं फिर इंडक्टर और कैपेसिटर, इंडक्टर आधा टाइम एनर्जी स्टोर कर रहा होता है, आधा टाइम सप्लाई कर रहा होता है। मतलब वो सोर्स और लोड दोनों की तरह बिहेव कर रहा होता है, इसलिए वो नेट एनर्जी जो होती है ना बच्चों, एवरेज एनर्जी जो आती है इंडक्टर की, वो 0 आती है, कैपेसिटर की 0 आती है। जो भी एनर्जी का लॉस होता है ना बच्चों, वो बेसिकली रजिस्टर के क्रॉस होता है। तो सोर्स की पावर और रजिस्टर की पावर सेम होती है बच्चों, ठीक है, ये ध्यान रखना। और डायरेक्ट आप आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं पावर के लिए, ठीक है। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं बच्चों, जैसे आई आर एम एस आता है ना, वो वी आर एम एस डिवाइड बाई रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस का एक्सी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रेजोनेंस कंडीशन में पूछे जाते हैं। अब मुझे आई आर एम एस को मैक्सिमम करना है, मतलब ना मैक्सिमम करंट चाहिए मुझे ना, सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा हो, तो उसके लिए मुझे मॉड जेड को क्या करना पड़ेगा बच्चों? मिनिमम करना पड़ेगा। इंपीडेंस को मिनिमम करना पड़ेगा। इंपीडेंस मिनिमम कैसे होगी बच्चों? एक्सएल और एक्सी का रिजल्टेंट 0 हो जाए। तो जब एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं ना बच्चों, तो आई आर एम एस मैक्सिमम हो जाता है, और इसी को रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। एक्सएल जो होता है ना बच्चों, वो ओमेगा एल होता है, और एक्सी जो 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। तो रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो आ जाती है ना बच्चों, 1 अपॉन रूट के अंदर एलसी के बराबर आ जाती है। रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन रूट के अंदर एलसी के बराबर आ जाती है बच्चों। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। जब रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये आ गई ना बच्चों, तो अब जो मॉड जेड होता है ना, वो 1 के आर के बराबर हो जाता है। ये शायद आगे लिखा होगा मैंने ना। रेजोनेंस कंडीशन में बच्चों जो इंपीडेंस होती है ना, ये दोनों तो 0 हो गए, तो जेड जो इंपीडेंस होती है वो आर के बराबर हो जाती है। इसका जो पावर फैक्टर होता है ना बच्चों, कॉस फाई, जो कि आर डिवाइड बाई मॉड जेड के बराबर होता था, वो 1 के बराबर हो जाता है। तो रेजोनेंस कंडीशन में बच्चों पावर फैक्टर 1 के बराबर हो जाता है। इसका मतलब करंट वगैरह अगर कैलकुलेट करना है, आई आर एम एस मैक्सिमम जो कैलकुलेट करना है बच्चों, वो हमारे पास किसके बराबर आ जाता है? वी आर एम एस डिवाइडेड बाई आर के बराबर आ जाता है, ठीक है। इसको बच्चों हम फ्रीक्वेंसी को मतलब प्लॉट भी करते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ, मतलब इसको ना, जब ओमेगा के साथ आप आईआरएमएस को जब प्लॉट कर रहे होते हैं ना, तो ऐसा कुछ आता है। आईआरएमएस की मैक्सिमम वैल्यू बच्चों ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पे आ रही होती है। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट मतलब रेजोनेंस कंडीशन में जो आईआरएमएस आ रहा होता है ना बच्चों, मैक्सिमम आ रहा होता है। आईआरएमएस मैक्सिमम आ रहा होता है। अच्छा, एक और ग्राफ होता है बच्चों यहाँ पे एक्सएल और एक्सी का, ठीक है। एक्सएल का ग्राफ तो बच्चों ऐसा होगा, एक्सी का ग्राफ बच्चों ऐसा होगा, क्योंकि एक्सी जो होता है बच्चों वो बेसिकली 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, और एक्सएल जो होता है वो ओमेगा इंटू एल होता है। ग्राफ किसका है बच्चों? ओमेगा के साथ। रेजोनेंस कंडीशन में बच्चों दोनों बराबर आ जाते हैं, ओमेगा नॉट पे ये दोनों बराबर आ जाते हैं। रेजोनेंस कंडीशन पे दोनों बराबर होते हैं। इस वाले रीजन में बच्चों ये एक्सएल का ग्राफ, ये एक्सी का ग्राफ होता है, और ये वाला ग्राफ बच्चों एक्सएल का होता है। आपको ये समझ में आ रहा है? जब ओमेगा ओमेगा नॉट से छोटा होता है, तो सर्किट जो है कैपेसिटिव होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डोमिनेट कर रही होती है। इस वाले रीजन में वोल्टेज जो है करंट से पीछे रहेगा, सोर्स का वोल्टेज करंट से पीछे रहेगा फेज में, ठीक है। और आगे वाले रीजन में एक्सएल डोमिनेट कर जाता है। एक्सएल डोमिनेट करेगा तो tan फाई का जो फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया यहाँ पे, tan फाई का ये वाला फॉर्मूला, एक्सएल अगर बड़ा होगा तो tan फाई पॉजिटिव आएगा, मतलब वोल्टेज ऑफ द सोर्स करंट से फेज में आगे होगा, ठीक है। ये वाला एक एनालिसिस भी बच्चों आपको ध्यान में रखना है। ओमेगा जब ओमेगा नॉट से बड़ा हो जाता है तो कैप सर्किट जो है
इंडक्टिव हो जाता है, मतलब ना इंडक्टिव रिएक्टेंस डोमिनेट करने लग जाती है। छोटे के लिए बच्चों कैपेसिटिव रिएक्टेंस डोमिनेट कर रही होती है। तो ये हो गया बच्चों यहां तक हमारी सारी की सारी बातें। अब आते हैं बच्चों ट्रांसफार्मर के बारे में बात करते हैं। फिर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रह गया जिसके बारे में मुझे बात करनी है आपको ना। देखो जब ट्रांसफार्मर होता है ना बच्चों, यहाँ पे एक प्राइमरी सोर्स लगा रहता है, यहाँ पे एक कॉइल लगा रहता है जिसमें एनपी, प्राइमरी सर्किट के नंबर ऑफ टर्न जो होते हैं वो एनपी के बराबर होते हैं। एक दूसरा कॉइल यहाँ पे लगा रहता है बच्चों जिसमें नंबर ऑफ टर्न एनएस होते हैं। और यहाँ पे बच्चों एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, जो कि एनर्जी लॉसेस को, एडी करंट के वजह से होने वाले लॉसेस को कम करने के लिए इसको लैमिनेटेड कर दिया जाता है। इसमें ना लेयर लेयर करके चिपकाया जाता है आयरन को। आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और इजीली मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज हो जाता है, तो सॉफ्ट आयरन कोर यूज की जाती है। यहाँ पे लोड लगा रहता है जिसमें हम इसको यूज करना चाहते हैं। ट्रांसफार्मर का जो काम होता है ना बच्चों, वो बेसिकली, हाँ इस पर भी एक बार जेईई मेन में क्वेश्चन आया था। ट्रांसफार्मर क्या करता है बच्चों, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के काम आता है। दो तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं बच्चों, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जब बच्चों पावर ग्रिड जहां पर लाइट, जब यहाँ पर करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है बच्चों, वहां पर जो लगा होता है वो स्टेप अप लगा रहता है। वो लोअर पोटेंशियल को हायर पोटेंशियल पे कन्वर्ट करके हमारे घरों के लिए सप्लाई भेज देता है। हमारे घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। वो हाई वोल्टेज पे आने वाली करंट, इलेक्ट्रिसिटी को लो वोल्टेज पे कन्वर्ट करके फिर हमारे घरों में सप्लाई कर देता है। ठीक है, हमारे घर में लो वोल्टेज पे आती है ना, और जो पावर लाइन जो होती है वो हाई वोल्टेज वाली होती है। हाई वोल्टेज पे करंट को मतलब पावर को भेजने में फायदा ये होता है, एनर्जी के लॉसेस रास्ते में कम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा, लो करंट पे भेजा जाता है ना। तो यहाँ पे स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दो तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं, एनपी और ये एनएस जो है, मतलब इस तरीके से कॉइल होते हैं बच्चों। मान लो इस वाले की वजह से इसमें 5 फ्लक्स आया, एक कॉइल में 5 फ्लक्स आया। 5 इज द फ्लक्स इन ईच कॉइल। ठीक है, फ्लक्स इन ईच कॉइल। तो बच्चों यहाँ पे कितने 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 टर्न है, एनपी टर्न है। तो यहाँ पे आप इसमें जब केवीएल लगाओगे तो आप ये लिखोगे ईपी माइनस का एनपी डी फाइव बाई डी टी। इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, इनमें चेंज होने की वजह से, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, ये ऐसे आ जाएगा। तो ईपी जो आता है ना बच्चों, एनपी डी फाइव बाई डी टी के बराबर आ जाता है। वही फ्लक्स बच्चों यहाँ पे जा रहा होगा, तो यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा ना, फाइव टू जो हो जाएगा टोटल, वो एनपी इंटू 5 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो अंदर अंदर होकर ऐसे निकल जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ भी एक सिंगल टर्न में इतना 5 के बराबर ही फ्लक्स आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्न है, एनपी नंबर ऑफ सॉरी एन एस नंबर ऑफ टर्न है। तो यहाँ पे बच्चों सेकंड वाले कॉइल में जो फ्लक्स होगा ना वो ये होगा। तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना वो माइनस का डी फाइव टू बाई डी टी के बराबर होगा। तो यहाँ पे ईएमएफ जो E2 आएगा ना बच्चों, प्राइम सेकेंडरी सर्किट का जो ईएमएफ आएगा वो माइनस का एन एस डी फाइव बाई डी टी के बराबर आ जाता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज वो ईएमएफ बना रहा है, तो माइनस का डी फाइव बाई डी टी करके लिखेंगे हम ना। तो ये ईएस आ गया, ये ईपी आ गया, दोनों को डिवाइड कर दिया बच्चों, माइनस का एनएस वन एनपी। ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, जो प्राइमरी सर्किट का जो ये जो यहाँ का जो वोल्टेज होता है ना बच्चों, यहाँ के वोल्टेज में पाई का फेज डिफरेंस होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेन। इन दोनों में बच्चों इनपुट और आउटपुट में पाई का फेज डिफरेंस होता है, इसलिए ईएस एंड ईपी आर आउट ऑफ फेज। और एफिशिएंसी जो होती है ना बच्चों इस ट्रांसफार्मर की, वो आउटपुट पावर आउट डिवाइड बाई पावर इन के बराबर होती है। ठीक है, एक बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। इससे थैंक यू बोलने से पहले बच्चों मैं आपको एक चीज और बताना भूल गया। ये जो करंट वगैरह है ना, मैंने कुछ रिसेंटली कुछ क्वेश्चंस देखे थे, जैसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, मान लीजिए ये है करंट ना, तो इसमें क्या होता है बच्चों कि इसका जो ग्राफ बनता है ना वो कुछ इस तरीके का बनता है। इसमें बच्चों ये तो होती है पीक वैल्यू, ठीक है, ये आई नॉट हो गई। एक इसकी होती है बच्चों आरएमएस वैल्यू, आई नॉट बाई रूट टू। कई बार मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं कि यहां से जीरो से आरएमएस वैल्यू अचीव करने में कितना टाइम लगेगा, है ना, या आरएमएस वैल्यू से पीक वैल्यू तक जाने में कितना टाइम लगेगा, पीक से आरएमएस तक आने में कितना टाइम लगेगा, पीक से आधा आने में कितना टाइम लगेगा बच्चों। तो ये थोड़ा सा मैंने कहा, मुझे लगा कि इसको ट्रिक को मैं बता दूं आप लोगों को। देखो बच्चों, जीरो से आई नॉट बाई टू होने में जो टाइम लगता है ना, वो टाइम पीरियड का बाई जो टाइम पीरियड होता है ना बच्चों, उसका टी बाई 12 होता है। ठीक है, आई नॉट बाई टू से आई नॉट होने में जो टाइम लगता है बच्चों, वो टी बाई 6 के बराबर होता है, जैसा एसएचएम में हम लोगों ने पढ़ा होता है। ठीक है, इसी तरीके की तो इक्वेशन होती है एसएचएम में भी। और बच्चों यहाँ पे जीरो से आई नॉट बाई रूट टू होने में टाइम लगता है बच्चों टी बाई 8 के बराबर, और टी बाई रूट टू से सॉरी आई नॉट बाई रूट टू से आई नॉट होने में जो टाइम लगता है वो भी टी बाई 8 के बराबर होता है। इनको याद रखना है बच्चों आप लोगों को ना। जीरो से आई नॉट बाई टू आधा, पीक वैल्यू का आधा होने में टी बाई 12 टाइम लगता है, और वहां से ऊपर से आई नॉट बाई टू से आई नॉट तक जाने में टी बाई 6 टाइम लगता है। ठीक है, उधर मतलब ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, स्टार्टिंग में तेजी से बढ़ता है करंट और फिर उसके बाद तेजी से मतलब स्लो बढ़ता है। ऊपर से आई नॉट बाई टू आने में अगेन इसका उल्टा हो जाएगा बच्चों ये वाला। ठीक है, अगेन उल्टा हो जाएगा इसका। ओके,
और इसी तरीके से बच्चों बाई रूट टू वाला फंडा लगाना है। बाई रूट टू मतलब 0 से आई नॉट बाई रूट टू तक जाने में t/8 और आई नॉट बाई रूट टू से आई नॉट तक जाने में t/8। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये आंसर, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो कर लेना, नहीं तो बच्चों इसमें वैल्यू पुट करके ना, करंट की जो इक्वेशन दे रखी है उसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना, आराम से हो जाएगा। बच्चों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना मेरे को। ऐसे बच्चों कुछ कुछ वीडियोस मैं अभी अपलोड कर दूंगा जनवरी वाले अटेम्प्ट के लिए। बाद बाकी अगर आपको इस तरीके का और वीडियो चाहिए तो आपको हमारा क्रैश कोर्स देखना है, एक बार जो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। और उस क्रैश कोर्स में बच्चों इसी तरीके से मैं पूरा का पूरा रिवीजन करवाऊंगा, इतना ही फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन। पहले आप इस तरीके का एक वीडियो देखोगे, उसके बाद फिर मैं लाइव आऊंगा, फिर हम उस वीडियो में जो भी तुम्हारे डाउट होंगे उनके बारे में बात करेंगे। फिर वी विल वी सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स इन दैट वीडियो, मतलब 15 क्वेश्चन 1 घंटे में हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद आप एक मॉक टेस्ट दोगे जो टॉपिक वाइज होगा, एंड देन उसका एनालिसिस करने के बाद बच्चों हम आगे बढ़ जाएंगे। इस तरीके से बच्चों हमारा प्रिपरेशन चलेगा हमारे जेई मेन के क्रैश कोर्स में। साथ ही साथ बच्चों मैंने कॉम्बो भी अपलोड, कॉम्बो भी मतलब अब बनाया है कोर्स, जिसमें आप एडवांस तक की प्रिपरेशन कर सकते हैं 18 जनवरी से पहले ज्वाइन करके उसको। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।